Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic डायरिया। डायरिया या दस्त। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बच्चे में डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं। जैसे 0 से 28 दिन के बच्चे को हम न्यूनेट पीरियड बोलते हैं और न्यूनेटल पीरियड में बच्चा 15 से 20 बार मोशन नॉर्मली करता है, तो इसको हम डायरिया नहीं कहते हैं। 28 दिन से लेके 1 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं और इन्फेंट में नॉर्मली 3 से 10 बार मोशन पर डे देखने को मिलता है। यंग इन्फेंट और टॉडलर में टॉडलर का एज ग्रुप जो होता है वो 1 साल से लेके 3 साल तक, ऐसे एज ग्रुप में बच्चा एक दिन में 1 से 2 बार मोशन नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। डायरिया के डिफिनीसन की यदि हम बात करें तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफिनीसन है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इन स्टूल, इंक्रीज इन लिक्विडिटी, मतलब बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट का स्टूल के थ्रू लॉस होना और स्टूल का जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा लिक्विड होना, जिसको हम डायरिया कहते हैं। लूज और वाटरी स्टूल, एक्सेसिवली फ्रिक्वेंट स्टूल, स्टूल दैट आर लार्ज इन वॉल्यूम, यानी जो बच्चा है वो लूज या वाटरी स्टूल या एक्सेसिवली फ्रिक्वेंट स्टूल, मतलब बार बार मोशन कर रहा है और जो मोशन का क्वांटिटी है वो लार्ज वॉल्यूम में है, तो ऐसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। मोर एग्जैक्ट डिफिनीसन इज एक्सेसिव डेली स्टूल लिक्विड वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 ml स्टूल पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी अगर 10 ml से ज़्यादा पर केजी बॉडी वेट बच्चा मोशन करता है तो ऐसी कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो न्यूनेटल पीरियड में 15 से 20 बार, इन्फेंट में 3 से 10 बार और जो यंग इन्फेंट या टॉडलर वाले एज ग्रुप में बच्चे 1 से 2 बार मोशन पर डे करते हैं। बात करते हैं कंसिस्टेंसी एंड कलर की। हमने आपको बताया कि जो बच्चों में डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट जो है देखने को मिलता है कलर स्टूल का या कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी की बात किया, तो फ्रीक्वेंसी में न्यूनेटल पीरियड में हमने आपको बताया कि 15 से 20 बार बच्चा मोशन करता है एक दिन में, यानी पर डे। 3 से 10 बार बच्चा इन्फेंट पीरियड में, यानी 28 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चा 3 से 10 बार मोशन करता है। कंसिस्टेंसी एंड कलर की बात करें तो डिपेंड करता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा या फिर फार्मूला फीड कर रहा। तो नॉर्मली जो बच्चों का कलर होता है वो येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड अपीयर टू कंटेन सीड आर स्मॉल कर्ड। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो येलो या ग्रीन, ब्राउन या फिर कंटेन सीड, यानी ऐसा लगेगा जैसे जो स्टूल में कुछ बीज हैं या फिर फटी फटी सी लैट्रिन करते हैं। ऑल चिल्ड्रंस स्टूल्स कैन वेरी एज रिजल्ट ऑफ देयर डाइट। बच्चों का जो स्टूल है वो डिपेंड करता है कि बच्चे अपने डाइट में क्या ले रहे हैं। अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है और जो कंसिस्टेंसी होगा वो स्मॉल कर्ड या कंटेन सीड की तरीके देखने को मिलेगा। अगर बच्चे के मोशन में ब्लड या म्यूकस या फिर विजिबल ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। बात करते हैं हाई रिस्क ग्रुप की, यानी कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिस ग्रुप में ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस हैं। यंग एज ग्रुप, क्योंकि हमने आपको बताया कि न्यूनेटल पीरियड में नॉर्मली बच्चा 15 से 20 बार मोशन कर सकता है, जो कि नॉर्मल होता है। कई बार बच्चे 3 दिन तक मोशन नहीं करते तब भी नॉर्मल माना जाता है। यंग एज ग्रुप, इम्यून डिफिशिएंट इंडिविजुअल, यानी बेसिकली ऐसे बच्चे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। मीजल्स का रिसेंटली कोई इन्फेक्शन हुआ हो। माल न्यूट्रिशन, यानी बच्चे जो कई बार फार्मूला फीडिंग करते हैं उनको एडिक्वेट स्टैंडर्ड डाइल्यूशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ट्रेवल टू एंडेमिक एरिया, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आपको बता देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की ताकत देते हैं।
एक्सपोजर टू अनसैनिटरी कंडीशन यानी सही से साफ़ सफाई ना होना जहाँ पे वो मोशन पास कर रहा है या जो भी इनटेक कर रहा है यानी खा पी रहा। अटेंडेंस टू चाइल्ड केयर सेंटर, पुअर मैटरनल एजुकेशन यानी माँ की सही से शिक्षा नहीं है, जिससे कि उसको यही नहीं पता है कि हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन, बच्चे को हमें कैसे हैंडल करना है उसको पता ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की। तो डायरिया के कॉजेज हैं माइक्रोबियल, होस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंट्रैक्ट टू कॉज जीई। माइक्रोबियल इन्फेक्शन में बेसिकली जो बच्चों में डायरिया होता है वो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से यानी रोटा वायरस डायरिया होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ या पैरासाइट की वजह से भी कई बार डायरिया देखने को मिलता है। होस्ट की बात करें तो जैसे कि कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन का है, रिसेंटली कोई उसका मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ है, या बच्चे का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, ठीक है, और बच्चे का हो सकता है इन्वायरमेंटल में जैसे कि पुअर सैनिटरी यानी सैनिटेशन, सही से साफ़ सफाई वाली जगह पे उसका मोशन नहीं पास करता है या इनटेक करते समय सही से साफ़ सफाई नहीं है, तो ऐसे बच्चों में जो डायरिया हैं वो फ्रिक्वेंटली चांसेस होते हैं। डायरिया का क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 कैटेगरी में किया गया है, अकॉर्डिंग टू पैथोजन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल टाइप ऑफ डायरिया। बात करते हैं अगर पैथोजेंस की तो बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर पैरासाइटिक है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट डायरिया बेसिकली 14 डेज के अंदर ही यानी ठीक हो जाती है, और जो क्रॉनिक डायरिया होती है वो 14 दिन से ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम परसिस्टेंट डायरिया भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ डायरिया यानी सिक्रेटरी डायरिया है या ऑस्मोटिक डायरिया है। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल टाइप ऑफ डायरिया। डायरिया के कॉजेज जो हैं वो इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में हम बात करते हैं तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन की, जैसे कि रोटा वायरस का इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्टिव की हम ये बात करें तो सिक्रेटरी डायरिया या ऑस्मोटिक डायरिया, ऐसे भी डायरिया बच्चों में होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया इज अ वायरल इन्फेक्शन। बच्चों में जो मोस्ट प्रोबेबली डायरिया होता है वो वायरस के इन्फेक्शन से, और उसमें भी बेसिकली रोटा वायरस को इसीलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड किया गया है। अदर कॉजेज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से भी बच्चों में डायरिया देखने को मिलता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है पैथोजेंस के साथ साथ में इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो कि जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं, उसको किल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो इंटेस्टाइन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, और ऐसे में जो पेशेंट होता है वो फ्रिक्वेंट यानी मोशन पास करता है। इन्फेक्शन नॉट रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। कई बार बच्चों में सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया देखने को मिलता है। इन एडिशन देयर आर मैनी लेस कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। डायरिया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी एक्यूट डायरिया जो कि बेसिकली 14 डेज में ही ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डायरिया में होता क्या है 14 डेज से ज़्यादा, इसको हम परसिस्टेंट डायरिया भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस, सिक्रेटरी डायरिया, कॉलरा यानी विब्रियो कॉलरा की इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। मिक्स्ड या सिक्रेटरी ऑस्मोटिक रोटा वायरस इन्फेक्शन, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन, इन्वेजिव बैक्टीरिया, मोटेलिटी डिस्टर्बेंस। कई बार बच्चों में हाइपर मोटाइल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में जो बच्चों की इंटेस्टाइन होती हैं वो ज़्यादा मोटाइल होती हैं, यानी मोमेंट उनका बढ़ा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में बच्चा जो भी खाता पीता है वो तुरंत मोशन कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम मोटेलिटी डिस्टर्बेंस कहते हैं या मोटाइल डायरिया कहते हैं। डायरिया का इवेल्युएशन बेसिकली मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि कोई रिसेंटली इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चे का माल न्यूट्रिशन कंडीशन तो नहीं है, इम्यून डिफिशिएंट तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में मिड अपर आर्म सर्कमफियरेंस, चेस्ट सर्कमफियरेंस, हेड सर्कमफियरेंस, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में जैसे कि कुछ इन्वेस्टिगेशन CBC या RFT इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराते हैं। असेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद डायरिया, हमें क्या असेसमेंट करना है जिस बच्चे को डायरिया है तो
हमें ये पूछना है कि कितने दिन से डायरिया है। डायरिया में यानी जब बच्चा स्टूल पास कर रहा है तो कोई ब्लड या म्यूकस तो देखने को नहीं मिल रहा। बच्चा एक दिन में कितने वाटर स्टूल कर रहा है। इस स्टूल पास करने के साथ साथ में वोमिट तो नहीं कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ फीवर, कफ और अदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, यानी स्टूल और वोमिटिंग के साथ में बच्चे को पायरेक्सिया यानी फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है। प्री इलनेस फीडिंग प्रैक्टिस, टाइप एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड including breast milk and food taken during the illness, drug or other remedies taken and immunization history। immunization history में बेसिकली हमें ये पूछना है कि रोटा वायरस का यानी जो ओरल ड्रॉप पिलाया गया है या नहीं पिलाया गया है। क्लिनिकल असेसमेंट, जर्नल अपीयरेंस, हाइड्रेशन स्टेटस, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। बच्चे का जनरल अपीयरेंस ही हम देखते हैं, जिससे कि हमें उसका पता चल जाता है कि बच्चा लेथार्जिक तो नहीं है, यानी वो एक्टिव है या लेथार्जिक है। बच्चे की आइज धसी हुई तो नहीं है, यानी सनकेन आइज तो नहीं है, डिप्रेस्ड फोंटेनल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जनरल अपीयरेंस में ही देख लेते हैं। हाइड्रेशन स्टेटस में देखने के लिए हम स्किन की इलास्टिसिटी चेक करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम बच्चे का स्टूल माइक्रोस्कोप चेक कराते हैं। स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोप में हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल एक कलर एंड कंसिस्टेंसी होता है, उसके साथ में हम देखते हैं अगर बच्चे के स्टूल में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का तो ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा होगा। अगर ब्लड है स्टूल में तो आरबीसीज प्रेजेंट होंगी, ओवा, ट्रोपोजाइट और सिस्ट। कल्चर सेंसिटिविटी हम उस कंडीशन में कराते हैं जिसमें कि हमने आपको बताया था कि क्रॉनिक डायरिया जो कि 14 डेज से ज़्यादा हो गया है और बच्चे में डायरिया ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसी डायरिया को हम परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, यानी बच्चे का स्टूल हम लैबोरेटरी भेजते हैं और ये देखते हैं कि क्या बच्चे के ब्लड स्टूल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक से किल होगा। रूटीन ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी कराते हैं। अगर बच्चे में मान लो कि स्टूल में ब्लड है तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो टीएलसी हमें रेज्ड मिलेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम पोटेशियम टेस्ट कराते हैं। सोडियम पोटेशियम का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है जब बच्चा फ्रिक्वेंटली स्टूल पास करता है, यानी ऐसी कंडीशन में हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपोकैलमिया देखने को मिलेगा। किडनी फंक्शन टेस्ट इसलिए कराते हैं जिसमें कि ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन, क्योंकि नॉर्मली जब बच्चा बार बार मोशन करता है तो कंडीशन होती है हाइपोवोलेमिया की, यानी फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है जिससे कि रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होता है और ऐसी कंडीशन में बच्चे में किडनी फेल्योर होने के चांसेस रहते हैं। जीयूई टेस्ट कराते हैं। अगर बच्चे में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो सीरम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। मैनेजमेंट हम अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट यानी बेसिकली एक्यूट डायरिया में हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी बच्चे में हाइड्रेशन के लेवल को मेंटेन करते हैं। हमारा मेन एम ये होता है। बच्चे को हम फीडिंग कंटिन्यू कराते रहते हैं, अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फार्मूला फीड कर रहा है व्हाटएवर। और अगर बच्चा वीनिंग पीरियड में है, यानी वीनिंग पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जब आफ्टर 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हम मतलब बाहर की कोई भी चीज़ बच्चे को खिलाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीनिंग वाला बच्चा है तो हम उसको एनर्जेटिक डाइट भी देंगे। हैंड वॉशिंग करके हम 40% रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। ड्रग थेरेपी हैज़ वेरी लिटिल प्लेस एंटीबायोटिक, एंटी सिक्रेटरी, एंटी मोर्टेलिटी। यदि बच्चे के यानी स्टूल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा तो एंटीबायोटिक देते हैं। अगर सिक्रेटरी डायरिया है तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स देते हैं। अगर हाइपर मोटाइल की कंडीशन है तो एंटी मोटाइलिटी ड्रग्स देते हैं जिससे कि इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो और बच्चे में डायरिया ठीक हो। ट्रीटमेंट की बात अगर करें तो होम रेमेडीज जब तक अनटिल अनलेस मेडिकल अटेंशन ना मिल जाए या मेडिकल केयर ना मिल जाए तब तक हम
ये देखते हमारा एम होता है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो पाए, तो हम होममेड ORS, जिससे कि हम इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर सकें और वाटर को रिप्लेस कर सकें, बच्चे में डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना डेवलप हो पाए। बात करते हैं ORS की, तो ORS एक होता है आपका स्टैंडर्ड ORS सॉल्यूशन, दूसरा होता है रिड्यूस्ड ORS सॉल्यूशन। रिड्यूस्ड ORS सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड ORS सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों में सेम होते हैं, बस उनमें यानी जो डाइल्यूशन कंसिस्टेंसी होती है उसका डिफरेंट देखने को मिलता है। यानी अगर बात करते ORS में, तो ORS में आपका ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड, पोटेशियम, सिट्रेट, एंड अगर स्टैंडर्ड ORS सॉल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी 311 होती है एंड रिड्यूस्ड ORS सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी 245 होती है। द एडवांटेज ऑफ दिस रिड्यूस्ड ORS, इट रिड्यूस स्टूल आउटपुट, स्टूल वॉल्यूम बाई 25%। अगर रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी वाला ORS हम यूज करते हैं तो ये 25% स्टूल वॉल्यूम को कम कर सकता है। यानी बेसिकली बच्चे इसको टॉलरेट कर लेते हैं, और जब बच्चों में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी स्टार्ट होता है तो यानी बच्चों में डायरिया का जो एपिसोड होता है वो कम होता है, स्टूल आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली ऐसे बच्चे जिसमें हम रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी का ORS यूज करते हैं वो उनमें टॉलरेंस बढ़ने की वजह से वोमिटिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। इट रिड्यूस द नीड फॉर अनसेट्यूल्ड IV थेरेपी, और जब बच्चा यानी रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी का ORS टॉलरेट कर लेता है तो हमें इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करने की ज़रूरत कम हो जाती है। मैनेजमेंट में आपके कुछ एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, कुछ अनएक्सेप्टेबल। जैसे कि हमने बताया कि आपको मैनेजमेंट में अगर होममेड है तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज एंड वाटर को रिप्लेस करते रहना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी डायरिया की कंडीशन में अनएक्सेप्टेबल हैं। यानी अगर एक्सेप्टेबल की बात करें तो प्लेन वाटर हमें बच्चे को दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, प्लेन बटर मिल्क दे सकते हैं, मिल्क, थिन दाल, फ्रूट जूस विदाउट शुगर, लस्सी विदाउट शुगर। अनएक्सेप्टेबल की बात करें तो हमें कॉफ़ी नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना है, फ्रूट जूस विद शुगर नहीं देना है, लस्सी विद शुगर नहीं देना है। वार्निंग साइन, यानी क्या ऐसे वार्निंग साइन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में डेंजरस यानी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर आपका बच्चा 3 दिन से लगातार मोशन कर रहा है, बच्चा सुस्त होता जा रहा, फीडिंग सही से नहीं कर रहा है, लगातार वोमिटिंग कर रहा है, बच्चे में बहुत बार एक दिन में वाटर स्टूल हो रहे हैं, बच्चे की प्यास बढ़ रही है, बच्चा आपका सुस्त हो रहा है, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, ड्रिंकिंग पुअरली यानी पानी या कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बाहर से नहीं ले रहा है, बच्चे में फीवर आपको देखने को मिल रहा है, या स्टूल में आप ब्लड देख रहे हैं, तो ये सारे वार्निंग साइन हैं। दैट मीन्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। मतलब ऐसी कंडीशन में अगर आपने इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं लिया तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इंडिकेशन फॉर IV थेरेपी, क्या ऐसे इंडिकेशन है जहाँ पे हमें यानी इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत होती है। डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बच्चे का कॉन्शियसनेस जो है डिक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज कॉन्शियसनेस में जब हम ओरल कोई भी चीज़ देते हैं तो यानी एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं। एस्पिरेशन को सिंपली हम ये समझ लेते हैं कि जो भी चीज़ हम पीने को देते हैं वो फेफड़ों में जाने के चांसेस रहते हैं। मॉडरेट डिहाइड्रेशन, जिसको हमने 4 घंटे तक ORS दिया लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। अगर बच्चे में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो विदाउट एनी डिले हमें इंट्रावेनस फ्लूइड ही स्टार्ट करना है। बच्चा लगातार वोमिटिंग कर रहा है, ओरल कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा और यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो रहा, तो हमें IV थेरेपी पे लेना है, यानी इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करना है। पेशेंट अनेबल टू ड्रिंक फ्रॉम एक्सट्रीम फटीग, स्टूपर और कोमा, यानी कोमेटोज कंडीशन या ज़्यादा फटीग होने की वजह से बच्चा कुछ भी पी ही नहीं पा रहा है। पेशेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी यदि हम कुछ भी उसको दे रहे हैं ओरली तो बच्चे का यदि पेट में तनाव लगातार बढ़ रहा तो ऐसी कंडीशन में हम
यानी NPO करके, दैट मीन्स नील पर ओरली, यानी मुंह से कुछ भी नहीं देना है, टोटली हम इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। जिंक इन डायरिया। जिंक का बॉडी में वैसे बहुत सारे रोल हैं, लेकिन अगर डायरिया में बात करें तो ये गट मोटेलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है, और बच्चे में जिंक की डिफिशियंसी से कई बार डायरिया होता है। जिंक का बॉडी में वाइटल रोल होता है, ये आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। डिक्रीज बर्स बॉर्डर एंजाइम एक्टिविटी एंड इम्पेयर्ड सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। यदि इसका लेवल कम है तो बॉडी में आपके दो प्रकार की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। एक तो होती है सेलुलर इम्यूनिटी, दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में जो हमारी WBC सेल होती हैं उनका रोल होता है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनका रोल होता है। ट्रीटमेंट विद जिंक रिड्यूस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ एक्यूट डायरिया। अगर बच्चे में हम जिंक के साथ में मैनेजमेंट स्टार्ट करें तो यानी डायरिया की सीवियरिटी बच्चे में नहीं देखने को मिलती, यानी रिकवरी फास्ट होती है। WHO का रिकमेंडेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यदि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिंक का तो हमें 10 to 14 डेज तक लगातार ट्रीटमेंट देना है, और इसका जो डोज होता है वो 10 mg डेली फॉर चिल्ड्रन लेस देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो हमें 10 mg डेली देने की ज़रूरत है, और 20 mg डेली उस बच्चे को देते हैं जिसका यानी एज 6 मंथ से ज़्यादा है। प्रोबायोटिक को हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम पैथोजन ना कह के नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। दैट मीन्स ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रमोट करने का काम करते हैं। स्पेशली ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, और ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट इंटेस्टाइन बाय कंपीटिंग विद पैथोजन फॉर अटैचमेंट, स्ट्रेंथनिंग टाइट जंक्शन बिटवीन इंटेरोसाइट, एनहेंसिंग द म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजन। बेसिकली जो प्रोबायोटिक यानी नॉर्मल फ्लोरा या बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिससे जो पैथोजेंस के टॉक्सिन्स हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं और पैथोजन को किल करने में भी हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक इन एक्यूट डायरिया कहाँ पे इंडिकेशन है? जब हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करें यानी बच्चे के स्टूल में यदि ब्लड प्रेजेंट है, ग्रॉस ब्लड यानी हम जिसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, सीवियर इन्वेजिव बैक्टीरियल डायरिया यानी सिजेला के इन्फेक्शन है, कॉलरा यानी विब्रो कॉलरा का इन्फेक्शन है, एसोसिएट सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी डायरिया जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से ना होके किसी अन्य बॉडी के सिस्टम से इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होकर डायरिया हुआ है, सीवियर माल न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है बच्चे में, जियार्डियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, सस्पेक्टेड और प्रोविन सेप्सिस यानी बच्चों में यदि ब्लड का इन्फेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में भी हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन यानी जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ऐसी कंडीशन में भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। कॉम्प्लिकेशन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटरी डायरिया, क्या ऐसा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन? यदि हम डायरिया को सही टाइम पे मैनेज नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस बेसिकली हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलमिया देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है क्योंकि बॉडी से स्टूल के थ्रू न्यूट्रिएंट भी लॉस होते हैं, परसिस्टेंट डायरिया यानी अगर एक्यूट कंडीशन में नहीं ठीक हुआ तो बार बार रिपीटेडली एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरिया के, जिसको हम परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं, टॉक्सिक इलस, रीनल फेल्योर, HUS यानी हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस कोगुलोपैथी यानी DIC, कन्वल्जन, सेरेब्रल डैमेज, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट डायरिया डिसीज़, मतलब बच्चों में हम डायरिया के डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करें। तो उसमें हमारे पास दो प्रकार के प्रिवेंशन हैं, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन
जिसमें हम रिस्क फैक्टर को ही ख़त्म करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डिसीज़ की सीवियरिटी को कम करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रोटा वायरस का इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूड है, तो हम बच्चे को रोटा वायरस एंड मीजल्स का वैक्सीन देंगे। हैंड वॉशिंग विद सॉप हमें मालूम है, यानी लगातार यानी फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश अगर हम करते रहें तो बच्चे में डायरिया के इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि डायरिया का बेसिकली मोड ऑफ या रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो आपका फीको ओरल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, यानी जहाँ पे वो मोशन पास कर रहा वो भी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी डिसीज़ की सीवियरिटी को रिड्यूस करना है तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना है एंड ट्रीटमेंट विद जिंक, और जिंक को इंक्लूड करना है जिससे कि रिकवरी फास्ट हो जाती। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।